बनाना राइट। ओके। और कार्बन आयन के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या था? -m इफेक्ट होना, हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड का। मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर विच इज डोमिनेट ओवर द एरोमेटिक अनायन राइट। मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ -m effect of heteroatomic pi bond. Is it correct? ओके। जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताया था कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो इवन इफ दिस इज द एरोमेटिक अनायन, ऑब्वियसली दिस विल विग्रसली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट इसका स्टेबिलिटी मैं ज़्यादा बोला था और इसका स्टेबिलिटी कम बोला था राइट। और यहाँ पे ही बात बताए थे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। Which carbon ion are more stable and why? A greater than B वजह सर, यहाँ पे जो इसका मैं हम लोग जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, तो ये निगेटिव चार्ज डायरेक्टली यहाँ से अगर जाएगा तो इस नाइट्रोजन पे जाएगा राइट। इसका मतलब सर ये कुछ ऐसा ही बात हो रहा है कि इसमें दोनों तो भाई पेरिडीन ही है ना, लेकिन अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो एक यहाँ से ग्रुप हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसमें और इसमें किसका -m ज़्यादा रहेगा? इसका -m ज़्यादा रहेगा। एग्री कर रहे हैं? क्योंकि जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पे जाइएगा तो डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस राइट, इस कार्बन पे डायरेक्टली पॉजिटिव करेक्टर, बट यहाँ पे क्या इस कार्बन पे डायरेक्टली पॉजिटिव करेक्टर आएगा? इसका मतलब अगर इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसका नाम A डैश है, इसका नाम B डैश बोल दें, तो A डैश ग्रेटर देन B डैश -m। इज इट करेक्ट? तो भाई दोनों में कॉमन बात है CH2 CH2 बट इसका -m ज़्यादा, इसका -m कम, तो A ग्रेटर देन B। ठीक है ना एवरीवन? चलिए इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए।
बोले तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? तो सर ए कॉमन फैक्टर है, राइट? तो अनकॉमन फैक्टर तो यही है। इन अनकॉमन फैक्टर में सबसे ज़्यादा माइनस एम इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, और इसमें इसका माइनस एम ज़्यादा रहता है एसिड का। इज इट करेक्ट? इसका कम रहता है। तो नहीं तक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। बस अनकॉमन फैक्टर का माइनस एम देखना था। कॉमन फैक्टर से तो आंसर देंगे नहीं आप। तो अकॉर्डिंग टू दिस, समझ रहे मैंने क्या बोला? इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, आप सब लोग समझ गए या और भी बोलने का रिक्वायरमेंट है? स्टेबिलिटी ऑफ माइनस एम हो जाएगा ना? चलिए, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। CF3 माइनस NCCl3 माइनस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? किनका किनका आंसर है CF3 ग्रेटर देन CCl3? भाई जनरली ऐसा नहीं कि मैं हंस दिया तो उल्टा ही आंसर आ जाएगा। जनरली होता तो यही ना कि लोन पेयर का निगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस तो होगा नहीं, राइट? तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन का प्लस एम देखेंगे क्या? और जब प्लस एम नहीं देखेंगे शुभांकर तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पे जाएंगे, राइट? तो ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट तो फ्लोरीन का ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए था ए, बट ए ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डर है ए। sp2 नहीं, इसमें तो sp2 नहीं है वेदांग, वो तो रेडिकल में था। इसमें sp3 है तो sp3 ही है। इसका ऑप्शन sp3, इसका भी sp3। इज इट करेक्ट? यहाँ पे मेन रीजन ये था कि एक्चुअल में क्लोरीन यहाँ पे माइनस एम शो कर रहा है। सरप्राइजिंग है ना? क्लोरीन क्या शो कर रहा है? माइनस आई सिर्फ रहता है यहाँ पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अगर माइनस आई से सिर्फ रहता तो ऑब्वियसली दिस आंसर शुड बी गिवन, राइट? बट एक्चुअल में यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है? नहीं है। बट क्लोरीन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग होता है। किसके बीच में? बैक बॉन्डिंग इसका पी पाई डी पाई, इसका पी और इसका डी। तो इस वजह से अगर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक का देखा जाए तो कौन निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा? मेजोमेरिक। समझ गए? ये बिल्कुल एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, समझे आप लोग? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन का निगेटिव एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, करेक्ट? बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर CF3 माइनस और CBr माइनस, इसमें क्या कीजिएगा? या CI3 माइनस में? तो भाई बैक बॉन्डिंग होने के लिए भी पाई बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड बनने के लिए बहुत बड़ा अगर डिफरेंस हो जाएगा ऑर्बिटल के बीच में तो क्या बन पाएगा? 2 और 3 के बीच तक चल पाएगा, बनेगा, बट बैक बॉन्डिंग का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, करेक्ट ना? इसलिए क्लोरीन जो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है वो इफेक्टिव है। वो
फ्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट है, बट बाकी का डोमिनेट नहीं रहेगा। इज करेक्ट? इसलिए CF3 माइनस CCl3 माइनस CBr3 माइनस और CI3 माइनस में, तो बाकी में सोचना है इंडक्टिव ही जैसा आप सोचते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन था, ठीक है ना? नहीं समझे? तो इन तीनों में क्या सोचेंगे? इंडक्टिव। इस और इसमें क्या सोचे हैं? क्लोरीन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ए माइनस एम के जैसा बिहेव कर रहा है, करेक्ट? ये थोड़ा अब भाई कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है कि जनरल ट्रेंड से थोड़ा हट के होता है, तो वहाँ पे उसको रट जाते हैं, इसलिए इसको देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप का है, तो इसको मैं भी रट गया हूँ, आप भी रट जाइए, करेक्ट? अच्छा, थोड़ा तो आयनिक आप लोग को पढ़ाए थे, याद है आप लोग को? थोड़ा पढ़ाए थे भाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, ऐसे तो मत कीजिए। और कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट दिए थे थोड़ा सा, राइट? हो गया ना? यहाँ देखिए, ये दोबारा लेकर आऊँगा। एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत फेवरेट पार्ट है, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पक्का JEE में रहता ही है, या नीट में देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, मतलब एसिडिक ऑर्डर एंड बेसिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत फेवरेट पार्ट है, करेक्ट? तो किसी भी मॉलिक्यूल से H+ को रिलीज करते हैं, किसको रिलीज करते हैं स्टूडेंट? H+ को रिलीज करते हैं, तो रेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं पता है? कंजुगेट बेस, करेक्ट? और यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा, ऐसे मानिए कि अगर मैं इस मार्कर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मेरा राइटिंग अच्छा बनता है, बढ़िया चलता है, तो इसका मतलब मैं इसके साथ ज़्यादा स्टेबल हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, राइट? और इसके साथ अगर मेरा स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो किसी की दूसरे को देने का टेंडेंसी कम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टेबिलिटी ऑफ A- इंक्रीजेज, देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर A- का, बोलिए भाई, डिक्रीजेज। और लुईस बेस का डिफिनेशन क्या था? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ A- और उसका बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली या इन्वर्सली, इन्वर्सली चलेगा, राइट? एग्री ना? स्टेबिलिटी ऑफ A-, सब लोग समझे मैंने क्या बोला? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर ऑफ A-, करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया? अब स्टूडेंट यहां देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इसका स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। अब बेसिक कैरेक्टर कम होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम रहेगा तो इसके साथ वापस अगेन रीयूनियन होने का चांस कम। अगर ये वीक एसिड है, कौन सा? वीक एसिड, तो इन केस ऑफ वीक एसिड 100% तो डिसोसिएशन होता नहीं है, राइट? एंड जनरली ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेसेज आर वीक एसिड और वीक बेस, राइट?
तो अगर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम। अब बेसिक कैरेक्टर कम तो इसको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम, और इसको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम, तो वापस इन दोनों के बीच में रीयूनियन होने का टेंडेंसी कम, चांस कम। करेक्ट। जितना फास्ट ये देगा उतना ही फास्ट इसके साथ फिर से रीयूनियन होने के इधर चला जाएगा। बट इसके साथ रीयूनियन होने का टेंडेंसी और इसका बेसिक कैरेक्टर दोनों डायरेक्टली है। जितना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, इसके साथ वापस इसको ट्रैप करने का, लेने का टेंडेंसी उतना ही फास्ट रहेगा, और वापस इस तरफ आने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट ना? घबराइए नहीं, ये फिर से आएगा दूसरे चैप्टर में, स्पेशली एक चैप्टर ही पढ़ाऊँगा। और जो टॉपिक चल रहा है ना डिकेशन का जो चैप्टर, उसी के अंदर सब कुछ है, एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चन। इसका मतलब है कि अगर इसके साथ, अब यहाँ देखिएगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसके साथ बोलिए रीयूनियन होने का चांस, बोलिए कम, और इसके साथ रीयूनियन होने का चांस कम। इसका मतलब सॉल्यूशन में H+ का अमाउंट ज़्यादा, और सॉल्यूशन में H+ का अमाउंट ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो इसका भाई किसी भी एसिड का नाम, किसी भी एसिड को गुड एसिड या वीक एसिड किस पे, अगर गुड एसिड बोल रहे हैं तो क्या अनडिसोसिएटेड फॉर्म की वजह से बोलते हैं या ड्यू टू H+, सॉल्यूशन में H+ कितना देता है उसकी वजह से? वेरी गुड। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी और अमाउंट ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली रहेगा। एग्री है? स्टेबिलिटी ऑफ A- डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन, और स्टेबिलिटी ऑफ A- डायरेक्ट, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ A- डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HA। तो क्या बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HA। करेक्ट ना? और एक मिनट स्टूडेंट, और अगर HA को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पे HA को H+ देने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब ये बॉन्ड वीक है ना। HA को H+ देने का टेंडेंसी ज़्यादा, इसका मतलब ये बॉन्ड वीक रहेगा। करेक्ट। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली है। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, वीक रहेगा तब तो H+ दे देगा फटाक से, राइट। तो इतना कुछ समझाने के बाद क्या हम लोग बोल सकते हैं शुभांकर, स्टेबिलिटी ऑफ, ये 2020 और 22 के बैच में ऑलमोस्ट वीडियो में केमिस्ट्री का शुभांकर ही हैं। नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है भाई बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है उतना बार तो मैं अपना नाम नहीं लिया होगा कि मैं राकेश सर हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, हंसीएगा नहीं, लेकिन आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। अरे उसके बाद का तो सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सुबह मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ फ़ोन किया, मैं सोया हुआ था, फ़ोन किया हैप्पी बर्थडे। बर्थडे किसका है? मुझे लगा सर बर्थडे बोल रहे हैं, आधा नींद में था। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैं भूल गया और मैं अपनी वाइफ से बोल रहा हूँ आज बर्थडे किसका है। तब तक मुझे नहीं पता चला था कि क्या है। और सुबह भी क्लास लेके निकल गए, अभी भी आए तो 4 बजे से क्लास था और कोई प्लानिंग नहीं किए। तो थर्ड वर्ल्ड वार से भी बड़ा वर्ल्ड वार हो गया पढ़ाने से पहले इसलिए क्लास का टाइम थोड़ा सा 4 बजे वाला 4:30 कर दिया, क्योंकि दिमाग शांत रहेगा तो अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो एक काम है, वही मैं अभी रोशन से कुछ बात कर रहा था कि भाई इस लाइन में पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है।
चलिए, लेकिन थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे विश किया। जो नहीं विश किया वो मन 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 से विश कर दीजिए, दुआ कीजिए बढ़िया बात होने के लिए। पार्टी तो होगा भाई, पार्टी तो डेली हो रहा है, इतना ज्ञान दे रहे हैं, इससे बड़ा पार्टी कुछ होता है? बोलिए तो। ओके स्टूडेंट, सब कुछ अच्छा होने दीजिए, मैं पार्टी दूंगा सिलेबस ख़त्म करने के बाद, ठीक है? लेकिन पहले माहौल ख़राब नहीं करेंगे। पार्टी देखिए, पैसा वैसा खर्च करने के लिए अगर आ रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा अभी जिस दौर में आपका बैच चल रहा है, बड़ा सिंसियरिटी से चल रहा है, राइट? तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। पार्टी का माहौल पार्टी जैसा होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस क्या लिखे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। एसिडिटी ऑफ एच, एसिडिटी मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर, राइट? और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सब बातें मुझे टॉटोमेरिज्म में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? कहीं पे रिक्वायरमेंट रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इतना मेहनत कर रहा हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एच, इज इट करेक्ट? अरे ये तो कर लेंगे ना, इतना बात लिखे रहे थे, एक और बात लिख लेते हैं, इसको दोबारा भी लिखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए माइनस लिख सकते हैं? कैरेक्टर ऑफ ए माइनस, वेरी गुड, यहाँ तक आइए। तो बोलिए, यहाँ से इतना जो गुरु ज्ञान मिला, इसका मतलब आज के बाद इन जनरल और भी फैक्टर हो सकता है, बट जनरली किसी भी हाइड्रोजन में अगर ए पूछूंगा कि इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो क्या करना है, सॉरी कौन सा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है, उसके लिए सबसे बढ़िया काम है वहाँ से H+ को रिलीज़ कर दीजिए, राइट? और क्या बना लीजिए? कंजुगेट बेस, और उसका स्टेबिलिटी देख लीजिए। सर स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? तो भाई आपके पास 3 ब्रह्मास्त्र है, हाइपर कंजूशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट, यही 3 से तो देखना है मोटा मोटी, राइट? करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इतना बात समझ में आ गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिसको सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है रोशन? इसमें और इसमें किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा? पूछ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर, राइट? इसका नाम HA दे दिए, इसका नाम HB दे दिए, बट यहाँ से थोड़ा नहीं लगता कि यहाँ से आंसर देने से बेटर है कि इसका यहाँ से H+ रिलीज करते, यहाँ से H+ रिलीज करते, राइट? तो रिलीज करके बताइए किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किस कंजुगेट बेस का? देखते हैं, बहुत टफ था। CH2 माइनस वही है, जानने और नहीं जानने बस एक लाइन का बारीक, बहुत वेरी थिन लाइन है। यहाँ से रिलीज कर दीजिए सर CH2 माइनस, और उसके बाद सर इसका -M और इसका -M देख लेंगे, राइट? किसका माइनस? इसका तो दोनों M है ना, +M और -M, इसका भी दोनों M है, +M और -M, राइट? बट यहाँ पे निगेटिव के लिए कौन सा M ऑपरेट कर रहा है? -M, तो किसका -M ज़्यादा है? इसका -M ज़्यादा, उसका -M कम है, तो मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा? HA ग्रेटर देन HB, राइट? कौन सा ऑर्डर? एसिडिक ऑर्डर। तो भाई अगर इसमें इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछते तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बता पाएंगे आप? इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इसका टूटने का चांस ज़्यादा, ब्रेक होने का चांस ज़्यादा,
हो गया ना? बेटे कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ? हेट्रोलिटिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, करेक्ट, नॉट होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। हो गया ना स्टूडेंट? इसको हटाएं। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है? इसका एच नाम, इसका एच बी। एसिडिक कैरेक्टर ये डायरेक्टली नहीं लगता कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का। तो देखिए इस निगेटिव चार्ज में, इस निगेटिव चार्ज एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। इसका नाम HC दे दीजिए। अब बताइए एसिडिक कैरेक्टर, C तो बनना ही नहीं चाहेगा नीलांजन, एंटी एरोमेटिक हो गया, राइट। ये बड़ी तो नहीं लगता कि एक क्वेश्चन सर, इस टाइप का क्वेश्चन तो पूरा मेरा जो GOC का कॉन्सेप्ट है सबका एक ही क्वेश्चन में चेक कर लेगा एग्जामिनर। मोटा मोटी जिनको चेक करना रहेगा तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ चेक हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि इस सेक्शन से नहीं आया भाई, इस सेक्शन में यहाँ पे नहीं था, सारा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट एक साथ हो गया। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा? HA। उसके बाद एक काम करते हैं A और हाँ उस HA, तो इसमें एक और क्वेश्चन बढ़िया बन जाएगा, HD भी कर देते हैं और यहाँ पे NO2 लगा देते हैं, राइट। अब बताइए। यस, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव रहेगा वो एरोमेटिक वाला फैक्टर पे भी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा HD, उसके बाद HA, उसके बाद HB और सबसे कम HC रहेगा, राइट। तो हम लोग पूछ रहे हैं, निकाल रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर, बट देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, राइट। हो गया ना? मतलब देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, बट कंजुगेट बेस इज निगेटिवली चार्ज, तो उसी का स्टेबिलिटी देखना है। इसको हटाएं। हाँ, बी में ये है नॉन एरोमेटिक अनायन, नॉन एरोमेटिक, राइट। बट ये है, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। देखिए तो ये रिंग पे कार्बन पे है, तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस होगा या ऑलमोस्ट रेजोनेंस टेंडिंग टू 0। तो क्या एक कार्बन आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है? दिस इज द वजह। बट ये तो रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ -M कर रहा है, राइट। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल किसी खास वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इस हाइड्रोजन, इसका H1 नाम देता है, इसका H2, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? H2 ग्रेटर देन, वेरी गुड। वजह बता सकते हैं? ये अगर यहाँ से H2 प्लस बनाकर निकालते हैं, राइट, क्या माइनस कर रहे हैं? H2 प्लस, तो ये बनेगा निगेटिव चार्ज, राइट।
और यहाँ से स्टूडेंट अगर H1 प्लस को रिलीज करते हैं तो बनेगा CH2 माइनस, करेक्ट ना। दिस कार्बन आयन इंजॉइंग ओनली 1 - m, यहाँ पे क्या ये इसके साथ रेजोनेंस में है? तो दिस कार्बन आयन स्टेबलाइज बाय ओनली 1 - m, बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन आयन? दिस कार्बन आयन हाईली स्टेबलाइज बाय दिस -m एज वेल एज दिस -m, करेक्ट। दिस इज द वजह कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, H2 ग्रेटर देन H1। समझ गए? इसको हटाएं। हटाएं। इसको क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के बाद वैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं, भयानक, बहुत बार आएगा, ठीक है। टॉटोमेजन में भी आएगा और रिएक्शन में भी आएगा, बहुत सारे रिएक्शन में आएगा जिसका मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के बाद वैसा CH2 जिसके दोनों तरफ अगर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर हो, कैसा? अगर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, तो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर का मतलब -m और थोड़ा स्ट्रॉन्ग -I वाला ग्रुप, ठीक है, -m और -I। तो उस CH2 को आज के बाद हम लोग नाम दे रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन। क्या बोलेंगे? तो एक्टिव मिथाइलिन सर बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू, तो सर एक्टिव मिथाइलिन बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस CH2 से अटैच हाइड्रोजन सिग्निफिकेंटली या हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। हाईली एसिडिक इन नेचर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पर ये कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, अब सर आप इसको H2SO4 के साथ कंपेयर कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पे कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो उसमें जो सबसे बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, वही तो वहाँ का मेन हो गया, किंग, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वैसा CH2 जिसके दोनों तरफ क्या है, एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव टर्म यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं? इससे अटैच हाइड्रोजन क्या बन जाता है? हाईली एसिडिक इन नेचर, जिसका हम लोग रिएक्शन में फ़ायदा उठाएंगे। क्या करेंगे? एडवांटेज लेंगे। सर एडवांटेज कैसे लेंगे? तो मान लेते हैं, यहाँ देखिए कि अगर यहाँ पे बेस डाल देंगे, एक मिनट रुकिए, अगर इसमें बेस डालेंगे तो बेस सर्चिंग फॉर व्हाट भाई? बेस सर्चिंग फॉर एसिड। बेस किसको खोजेगा? बेस सर्चिंग फॉर बेस या एसिड? इसको बोलते हैं जुगलबंदी, नहीं देखते हैं बहुत लोग गायक लोग गा के छोड़ दिया, आधा फिल इन द ब्लैंक। तो बेस सर्चिंग फॉर एसिड, तो बेस अगर मॉलिक्यूल में जा रहा है तो उस हाइड्रोजन की तरफ जाएगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि एसिड और बेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जानबूझ के क्या लेस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा या मोर एसिडिक? मोर एसिडिक। तो सिचुएशन अगर ऐसा रहता कि दो ऑप्शन है बेस के लिए, यहाँ पे मैं बेस डाल दिया, कोई एक बेस B-, तो यहाँ पे ज़्यादा जाके H+ लेगा या यहाँ पे ज़्यादा लेगा? कहाँ से H+ ज़्यादा लेगा? सर यहाँ से मोर अटैक, राइट। एसिड लेना है ना, क्योंकि नाम बेस दे दिया है, और यहाँ से
लेस अटैक, करेक्ट। तो ये बात जब मैं रिएक्शन के टाइम पे समझाते रहूँगा तो मेरा मार्कर वहाँ पे फिर नहीं रुकना चाहिए, करेक्ट। ये 2-3 बार लाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये तो सिंपल सी बात है ना कि बेस अगर नाम दे दिए, नॉट न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मीन करूँगा, जहाँ पर बेस बोला मैं वहाँ पर बेस मीन करूँगा, राइट। तो बेस सर्चिंग फॉर H+, तो बेस सबसे पहले कहाँ किसके तरफ जाएगा, जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो सर अब तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट। इसका मतलब बेस को अगर अटैक करना है तो यहाँ पे ज़्यादा अटैक करेगा और यहाँ पे कम अटैक करेगा, इज इट करेक्ट। ये टॉटोमेरिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पता है ना कि टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ाए हैं अभी, और डीकेसी में देखिएगा तो पूरा स्ट्रक्चरल का जितना क्वेश्चन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ टॉटोमेरिज्म पे है, बिकॉज टॉटोमेरिज्म सिर्फ आइसोमेरिज्म नहीं है, वो एक्चुअली दिस आर द पार्ट ऑफ द रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। किसमें एक्टिव मिथाइलिन है, देखिए तो इसमें एक्टिव मिथाइलिन है सर, इसके दोनों तरफ -m है, राइट। क्या इसमें ए एक्टिव मिथाइलिन है सर, ए भी -m और ए भी -m, राइट। क्या ए एक्टिव मिथाइलिन है सर, है, ए भी -m और ए भी -m, राइट। ए एक्टिव मिथाइलिन है सर, ये तो और भयानक वाला एक्टिव मिथाइलिन है, राइट। CF3 बहुत सारे का -m से भी ऊपर होता है, करेक्ट ना। ये एक्टिव मिथाइलिन है सर, इसके एक तरफ तो -m है, बट एक्टिव मिथाइलिन के लिए मैंने बोला था दोनों तरफ एक्सेप्टर आना चाहिए, बट दूसरा तरफ +I हो गया, डोनर हो गया, राइट। इसलिए दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, करेक्ट। इसलिए क्या आप लोग एक्टिव मिथाइलिन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इतना जब काम कर ही लिए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी हाथों हाथ सॉल्व कर लेते हैं। H और H, इन सब का एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन का एसिडिक ऑर्डर बता सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके। सबसे कम किसका रहेगा सर, सबसे कम तो E का रहेगा, करेक्ट। और उसके बाद सबसे ज़्यादा D का रहेगा। अब उसके लिए मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, इसका -I बहुत सारे का -m से ज़्यादा होता है, मतलब इसके -m से भी ज़्यादा होता है, इसके -m, इसके -m से भी ज़्यादा रहता है CF3 का -I, करेक्ट ना। बाद में इसको कहीं पे समराइज करवा देंगे। CF3 का -I इफेक्ट को, CF3 को वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका -I ऑलमोस्ट NO2 के -m के जैसा होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बताइए, अब बचा क्या, D और E हो गया था, ABC, तो ABC भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। ABC, वेरी गुड। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया ना कि एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को ही से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हटाए।
ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या देखिएगा, माइनस आई, ये पूरा पार्ट का राइट, माइनस आई, इसका भी क्या देखिएगा माइनस आई, और इसका भी क्या देखिएगा माइनस आई। तो नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा माइनस आई ये शो करेगा, क्योंकि जो माइनस आई का रिस्पॉन्सिबल है वो फेसिंग एक कार्बन पे और ज़्यादा क्लोज जा रहा है, राइट। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। किसी को डाउट? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा भाई, कंजुगेशन में नहीं है, करेक्ट ना? हो जाएगा तो बोलिएगा। ए बी सी में बोलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? बी ग्रेटर दैन, वेरी गुड, बिकॉज सबसे ज़्यादा माइनस एम इसका रहेगा। ये तो सब तो माइनस एम शो करेगा ना निगेटिव चार्ज के लिए, तो सबसे ज़्यादा माइनस एम इसका, उसके बाद इसका, सबसे कम इसका वजह सर ए, इस अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे निगेटिव करेक्टर ज़्यादा बढ़ा दिया है, राइट, तो लेने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। आप लोग यही सोच रहे हैं इसका प्लस एम, तो करेक्ट आंसर शुड बी बी ग्रेटर देन, मतलब हम लोग देख रहे थे बट माइंड में चला था सबका माइनस एम, राइट, जिसका माइनस एम ज़्यादा रहेगा वो कार्बन आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। मतलब इनडायरेक्टली कहने का सेंस है माइनस एम का ऑर्डर निकालना है, राइट। चलिए अच्छा, आपका प्रोजेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट था ना? मोल कॉन्सेप्ट सब लोग सबमिट कर दिए होंगे मोटा मोटी। क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर दिए हैं? क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव, हाँ ना, कुछ तो बोल सकते हैं, नहीं बनाए तो बनाएंगे हम, सो सॉल्व करना ही है ना। बट क्वेश्चन बैंक हुआ है नहीं हुआ है रोशन कुमार? हो गया सर, बहुत लेकिन उसमें बहुत डाउट है। मोल कॉन्सेप्ट वाला में नहीं बना। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में बहुत सारा नहीं बना, बहुत सारा नहीं बनेगा क्योंकि उसमें टाइट्रेशन का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे टाइट्रेशन का रहेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन का रहेगा, वो क्वेश्चन नहीं लगेगा अभी। बट मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव वगैरह तो हो गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, मतलब इतना तक हो गया है, जेई मेन तक हो गया है। जो सब्जेक्टिव रहेगा उसको एक लाइन से मैं सॉल्व करूँगा, और क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव में बहुत इन्जॉय कीजिएगा। और वो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उसमें मेडिकल वाले बच्चे को भी रहेगा कंपलसरी, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर वहाँ तक भी आप चल गए, क्योंकि आपके लिए मेडिकल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री बचाएगा, राइट, जहाँ पे आप हाई स्कोर कर सकते हैं। चलिए इन सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बोले कुछ तो ऑर्डर आएगा।
DCBA पॉइंट ऑफ व्यू स्टेरिक रिपल्सन या एंगुलर स्ट्रेन ना, स्टेरिक रिपल्सन या एंगुलर स्ट्रेन। यस सर। तो देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है। एंगुलर स्ट्रेन देखते हैं तब भी सही ऑर्डर, और नहीं तो यहाँ में देखिएगा CH2 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 CH2। तो इसको छोड़कर इधर और इधर देखा जाए तो नहीं था कि इसको छोड़कर अल्काइल है, इधर भी अल्काइल भी, इधर भी अल्काइल, प्योर अल्काइल। अब प्योर अल्काइल क्या शो करेगा? प्लस आई। तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट बढ़ेगा तो प्लस आई भी तो बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, अब मैं जानबूझ के आपको, तो एक्चुअल में यहाँ देखिए ये जो आपने ऑर्डर दिया ये एंगुलर स्ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? जो सोचे हो इसको एग्री कीजिए। हाँ, एंगुलर स्ट्रेन था माइंड में, राइट? बट अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखते, कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर देखते तो, और एक बात ऑलवेज कीप इन माइंड, ये मेरा बहुत फेमस कोटेशन है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज बहुत बड़ी बात होती है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात, भयानक कंडीशन है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्लस आई कहाँ हो रहा है सहवाज? उससे कम यहाँ पे, राइट? और सबसे कम कहाँ हो रहा है? ए में। तो अगर प्लस आई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखिएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू प्लस आई, राइट, तब ये ऑर्डर होना चाहिए। तो कार्बन आयन के केस में, अब ध्यान सुनना है, कार्बन आयन, कार्बो कटाने के केस में एंगुलर स्ट्रेन देखते हैं। कार्बो कटाने के केस में रिंग में एंगुलर स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, राइट? कार्बन आयन के केस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट ओवर एंगुलर स्ट्रेन, क्योंकि यू आर गेटिंग कंफ्यूज, सर ये ऑर्डर दें, ये ऑर्डर, राइट? तो कार्बो कटायन के केस में रिंग में क्या देखते हैं? एंगुलर स्ट्रेन डोमिनेट ओवर व्हाट? बट कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट ओवर एंगुलर स्ट्रेन। इसलिए ए नहीं होगा और ए होगा। और रीजन फिर क्या देंगे? एज CH2 यूनिट इंक्रीजेज, प्लस आई इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, बोलिए, डिक्रीजेज, राइट? अब आप लोगों को कुछ डिकेट्स में लिखवाए थे क्या? कहाँ से कहाँ तक अभी सॉल्व करना है? कुछ भी नहीं लिखवाए हैं? चलिए, हाँ, हाँ, मैंने बोला यहाँ पे कि कार्बन आयन के केस में अगर रिंग पे निगेटिव चार्ज है और वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखना है और एंगुलर स्ट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर अपोज कर रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को सपोर्ट करेंगे। जैसे बोला हूँ वैसे ही लिख लीजिए, करेक्ट? अब लिखिए, उस पेज को छोड़ दीजिए। ये क्या पढ़ रहे थे अभी? क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट? और मोटा मोटी इंटरमीडिएट हम लोग को 5 पढ़ना है, इससे और भी हो सकता है बट जनरली 5।
कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रेन। इज इट करेक्ट? अब लिखिए फ्री रेडिकल। चलिए, इतना सारा एग्जाम्पल को देखकर अगर फ्री रेडिकल का डिफिनेशन लिखना हो, क्या बोलिएगा? जितना भी आपने फ्री रेडिकल दिखाया है उसमें सारे स्ट्रक्चर में वैसा कार्बन जो 3 बॉन्ड बनाए। हाउ मेनी बॉन्ड? 3 बॉन्ड, और एक उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें बचा हुआ रहा है अनपेयर्ड बनकर, राइट? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए और 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो, उस पर बचा हुआ रहे, मतलब उसका कोई लिया नहीं है, नहीं वो किसी से लिया, नहीं उसने किसी को दिया। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट बॉन्ड 3 ही से बनाया, राइट? बट वो तीनों बॉन्ड, इज इट कंपलसरी कि वो तीनों बॉन्ड सिग्मा रहेगा? देखिए तो इसमें सिग्मा है, इसमें 2 सिग्मा है, 1 पाई है, उसमें 1 सिग्मा है, 2 पाई है। इसका मतलब सर डायरेक्ट एक लाइन में बढ़िया से ये लिख देना है, इफ़ एनी कार्बन मेकिंग 3 बॉन्ड and 1 electron remain on the carbon, 1 valence electron remain on the carbon, then these are called what? Free radical. Is it correct? Yes, sir. लिखिए, if any carbon making 3 bond, if any carbon making 3 bond and 1 valence electron of carbon remain present as unpaired electron, then remain present as unpaired electron, then these are called free radicals, right? Correct ना? स्ट्रक्चर यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस फ्री रेडिकल को क्या 1 डिग्री आर रेडिकल बोल सकते हैं? इस फ्री रेडिकल को क्या 2 डिग्री आर बोल सकते हैं? आर रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इसको 3 डिग्री आर रेडिकल। करेक्ट, लिख लीजिए। इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। वेरी गुड। अब हाइड्रोजन में तो मुझे रुकने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे एक्सेप्शनल रहेगा वहाँ पे रुक सकते हैं, राइट?
आई फ्री रेडिकल किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट? प्योर में, राइट? जनरली फ्री रेडिकल प्योर ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है, राइट? वजह प्योर ऑर्बिटल में रहेगा तो हाइपर कंजन को अलाउ करेगा, इज इट करेक्ट ना? लेट इट इज पीजेड, बट इज इट कंपल्सरी डायरेक्ट ये बोल देना कि फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन sp फ्री रेडिकल कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? डिपेंडिंग अपॉन यस। हाँ, अब इसमें अगर बिल्कुल परफेक्शन लाना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं इफ दोज फ्री रेडिकल कार्बन विच मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड, राइट? तब बोल सकते हैं देन इट मस्ट बी sp2, इज इट करेक्ट? इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर पे अब ज़्यादा रुकने का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हम लोग के पास कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर काउंट करके स्टेरिक नंबर, और जहाँ पे एक्सेप्शनल है, जैसे बेंजीन के केस में जब फ्री बेंजीन के कारण भी फ्री रेडिकल था, राइट? वहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर था। जनरली फ्री रेडिकल प्योर में रहता है, बट वहाँ पे मजबूरी था किस में रहना? sp2 में, राइट? या CF3 रेडिकल में, CF3 रेडिकल, राइट? वहाँ भी बहुत बड़ा मजबूरी था, एक्सेप्शनल था ना, sp3 हो गया था। तो वो सब कुछ है, वो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। अब बाकी डीकेस में मिलेगा, वहाँ पे काम करेंगे, राइट? बोलिए हाइपर कंजुगेशन फिर से एक बार, आप लोग भी बोर हो गए बोलते बोलते। कौन करता है? सर 4 के साथ करता है मोटा मोटी, नहीं? CS सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, और करता किसके साथ है? अल्कीन के पाई बॉन्ड, अल्काइल के पाई बॉन्ड, कार्बोकेटाइन ऑफ फ्री, और के साथ फ्री रेडिकल के साथ, करेक्ट? बोलिए सब लोग, फ्री रेडिकल CH3 रेडिकल, ये जो दिखाते हैं इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, नहीं? हम लोग पढ़े हैं कि नहीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर? केमिकल बॉन्डिंग मोटा मोटी पूरा पढ़ लिए हैं, राइट? बोलिए फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, राइट? लेस देन ऑक्टेट। मोटा मोटी क्लास तो कंफर्टेबली कर पा रहा है ना? ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है, बट ऐसा तो बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है। हाँ, वो एक हर्डल है, क्या बताएंगे। और सबसे बड़ा बात ये होता है, ये लाइफ का एक्चुएशन है। जिस टाइम पे सबको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा ना, उसी टाइम पे धोखा दे देगा। जैसे आपका बैच है, आपके बैच के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर किसी 10 मिनट रुक भी जाए, इंटरनेट थोड़ा ख़राब भी हो गया, तो बातचीत कर रहे हैं, ये तो डर नहीं है ना कि कोई कैटलिस्ट छोड़ के भाग जाएगा, एडमिशन नहीं लेगा। इस डर से मैं ऊपर उठा हुआ हूँ। लेकिन मान तो पहला दिन हो, मान लीजिए मेरा क्रैश कोर्स फर्स्ट डे, और उसी दिन अगर ख़राब हो जाए, और दूसरा दिन ख़राब नहीं होगा, सेम डे खराब, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचिए कि अब उसमें तो पहला दिन ही सोचा, अच्छा इसका तो सर का नेट ही ख़राब रहता है, पढ़ाएंगे क्या। बड़ा निगेटिव इंप्रेशन होता है, 10 एडमिशन वहाँ ही पे ख़राब हो गया। तो बड़ा ये लाइफ का लेसन है, उस टाइम पे बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। अब कैसे बातों का मोल्ड करके, समझा कर, बुझा कर। ये परसों तरसों क्रैश कोर्स में हुआ था, क्लास लेने के लिए किया, और उसी टाइम पे नेटवर्क। चलिए, तो अब बताइए, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको कौन फ्री रेडिकल कौन स्टेबलाइज करेगा और कौन डीस्टेबलाइज करेगा? इसका मतलब
इसका मतलब एनी डोनर ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल yes sir, एंड एनी एक्सेप्टर ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। yes sir, लिखिए, नोट कर लिख दो। सिंस फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, since free radicals are electron deficient, therefore any donor group increases the stability of free radical and any acceptor group decreases the stability of free radical। तो डोनर में कौन सा, डोनर में कौन कौन सा, प्लस एम प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट, राइट। yes sir, increases the stability of free radical। एक पॉइंट बना लीजिएगा। और एक्सेप्टर में कौन सा, बोलिए, minus and minus, माइनस एम माइनस आई, बट माइनस एम लिखकर काट दीजिए। मतलब उसके बाद नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि माइनस एम डी स्टेबलाइज नहीं करेगा। इसका मतलब माइनस एम लिखकर काट दिए, मतलब इसमें इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, करेक्ट। yes sir, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। इसका मैं बहुत सारा एग्जांपल दूंगा और डीकेस में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, ठीक है। हो गया ना, एग्जांपल लिया जाए। इसका मतलब माइनस से कुछ नहीं करेंगे, माइनस एम यहाँ पे कुछ नहीं करेगा या करेगा, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। ज़रूर कुछ करेगा, मतलब इसका पार्ट नहीं रहेगा, इसका पार्ट, भाई माइनस एम जब इसका पार्टनर नहीं है तो इसका पार्टनर रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा, जो इस ग्रुप का नहीं, वो इस ग्रुप का। लेकिन एक्सेप्टर में लिखना तो पता माइनस एम। अब इसको थोड़ा एक्सेप्टर में लिख देते, डोनर में लिख देते हैं, लिखते तो नहीं, राइट। डोनर में तो यही लिखेंगे। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी आएगा, इसलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, पता है ना, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। 11 के फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाए थे, राइट। इस बार पता है 11th का बैच में मैं क्या किया हूँ, मैं शुरू से ही एक क्लास मिशन क्लास 11 पास कर दिया हूँ। लास्ट में बहुत टेंशन हो जाता है, डे 1 से ही, मतलब अभी से ही। अब स्कूल के एनसीईआरटी के लिए पढ़ाते रहेंगे तो बहुत धीरे धीरे करके उन लोग का सारा स्कूल का एग्ज़ाम भी संभल जाएगा, और प्लस मैं अपना जो रेगुलर क्लास ले रहा हूँ वो लेते रहूँगा। ये मैं आप लोग के बैच से सीखा कि लास्ट में नहीं होता है, राइट। या लास्ट में होता है तो रेगुलर क्लास 2 महीना हैम्पर हो जाता है, इज इट करेक्ट। इसलिए उसको पहले से ही करना चाहिए।
और पूरे साल अगर स्कूल के एग्ज़ाम के लिए वीक में अगर 1 आवर भी पढ़ाते रहेंगे तो मच मोर है, हो जाएगा आराम से। उसमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना है। यस आर के सर, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, डिट्टो सिमिलर। लेकिन उस क्लास का एक खासियत है, उसमें स्टूडेंट को बोल कर रखना पड़ता है, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, राइट। स्कूल में क्वेश्चन बना के आ जाना चाहिए। चलिए, इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोलिएगा। देखिए, इस फ्री रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, करेक्ट। तो दिस यहाँ पे दिस फ्री रेडिकल इंजॉइंग 9 हाइपर कंजुगल, राइट। यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगल को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे एक भी नहीं, करेक्ट ना। इसका अरे कितना डिग्री रेडिकल था? 3 डिग्री रेडिकल। ये कितना डिग्री था? 2 डिग्री रेडिकल। ये कितना डिग्री था? 1 डिग्री रेडिकल। इसका मतलब बोल सकते हैं D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। लिखिए लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं 3 डिग्री R रेडिकल ग्रेटर देन 2 डिग्री R रेडिकल ग्रेटर देन 1 डिग्री R रेडिकल ग्रेटर देन C रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ, और माइंड में क्या चल रहा है? जो आंसर दिए हैं उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड प्लस आई या हाइपर कंजूशन? हाइपर कंजूशन। ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखिए, याद है पढ़ाए थे हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री रेडिकल टू पाई बॉन्ड। ऐसा लग रहा है कि ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फैक्ट है कि ले रहा है? समझे या नहीं समझे? ऐसा आपको लग रहा है कभी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी लगता है कि ऐसा दे रहा है बट एक्चुअली में वो ले रहा है। वजह, एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा क्या? ये तो यहाँ से एक ही दिया, तो दूसरा कहाँ से आया भाई? यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो एक्चुअल में ये दिया या इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया? बताइए तो। ऑक्टेट पूरा कर लिया, यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा फास्ट प्रोसेस रेजोनेंस का होगा या हाइपर कंजूशन का? रेजोनेंस का ना। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, राइट। बट CH का सिग्मा बॉन्ड और इसका पाई बॉन्ड, यहाँ भी तो रेजोनेंस होगा। If free radical conjugated with pi bond, then flow of electron from free radical to pi bond is correct. तो अब बताइए, ऐसा आपको लग रहा है कि NO2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट फैक्ट है कि ये दे रहा है। एग्री है या नहीं है? फ्री रेडिकल के साथ स्पेशली। तो बोलिए कहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा फास्ट रहेगा, यहाँ पे या यहाँ पे? इसमें CS सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर इसको कर रहा है। इसका मतलब इस केस में फ्री, इसका मतलब -m, कोई भी जो रेजोनेंस करता है फ्री रेडिकल के साथ, कोई भी जो रेजोनेंस करेगा तो वो 2 ही रहेगा ना, या तो +m नहीं तो -m। तो -m ग्रुप भी फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। डी स्टेबलाइज या स्टेबलाइज? यस,
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एन पे रहेगा ना, बट एन पे पॉजिटिव चार्ज तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के वजह से दिखाते हैं, बट हम लोग एन पॉजिटिव चार्ज को तो इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो इस रेडिकल का इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ देख रहे हैं, राइट, विदाउट इन्वॉल्विंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे भी वो कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 5वां बॉन्ड तो बनेगा नहीं, राइट। और लास्टली एक्चुअल फैक्ट ये है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट की बात ही नहीं है, इसलिए आज के बाद -m और हाइपर कंजम्पशन, इसका मतलब -m से बेटर यहाँ पे है कि जो भी रिजोनेंस करेगा, और रिजोनेंस में दोनों आ गया ना, एक्सेप्टर या डोनर दोनों ग्रुप, राइट, तो रिजोनेंस का प्रोसेस फ्री रेडिकल को हाइपर कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, चाहे वो डोनर हो या एक्सेप्टर हो, करेक्ट। वजह इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द खासियत, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन -m से स्टेबलाइज नहीं होता है, बट फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हुए भी -m से स्टेबलाइज हो जाता है, राइट। बोलिए ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बी ऑब्वियसली बी, बता सर, इसका इस कार्बन का ऑक्टेट ज़्यादा देर तक फुलफिल रहेगा, वजह ये रेडिकल रिंग के साथ करते हुए इसके साथ भी रिजोनेंस करेगा, राइट। इसलिए इस फ्री रेडिकल में किस फ्री रेडिकल का कार्बन का ऑक्टेट ज़्यादा देर तक कंप्लीटेड रहेगा, इसका ज़्यादा देर, क्योंकि दिस फ्री रेडिकल इन्वॉल्व इन रिजोनेंस विथ बेंजीन एज वेल एज अल्डिहाइडी ग्रुप, करेक्ट ना। तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल तो पक्का आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। तो इस टाइप का बहुत सारा एग्जाम्पल है, लॉट ऑफ एग्जाम्पल। किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो पढ़े हैं ना। ए और बी में या नहीं बी ग्रेटर देन ए। एक्सेप्शन सिर्फ कार्बोकैटायन के लिए बताए थे कि कार्बोकैटायन में
कार्बोकैटायन इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव वे में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है कि वो हाइपर कंजम्पशन का बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हाइपर कंजम्पशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। और बोले थे कि यहाँ पे एक्सेप्शनल कैरेक्टर थोड़ा रहता है कि हाइपर कंजम्पशन डोमिनेट ओवर मेजोमेरिक इफेक्ट, बट बाकी जगह जैसा आप जानते हैं वैसा ही। तो जनरली मेजोमेरिक और हाइपर में किसको प्रेफरेंस दीजिएगा? मेजोमेरिक को, करेक्ट। इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल एक जगह रखा कि ताकि आप ऐसा नहीं कि यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर ये भी बोल दीजिए। यहाँ पे जैसा आप जानते हैं वैसा ही आंसर दीजिए। तो कैसा आप जानते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजम्पशन में जनरली डोमिनेट करता है, राइट। करेक्ट एवरीवन? अब हेडिंग बनाइए। फुल फॉर्म होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल ना, बीच में आईक्यू लेवल टेस्ट हो जाएगा। हेटेरोलिटी तो पढ़ लिया कार्बोकैटायन में, राइट, या कार्बन आयन में, करेक्ट। एक कितना डिग्री हाइड्रोजन? 1 डिग्री। और एक कितना डिग्री हाइड्रोजन? 2 डिग्री। चलिए, ए बॉन्ड और इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करना है, अलग अलग इंडिविजुअली। एक बार इसे ब्रेक कीजिए, एक बार इसे ब्रेक कीजिए। इसका नाम देते हैं 1 और इसका नाम देते हैं, या इसका नाम देते हैं H1, इसका नाम देते हैं H2, ठीक है। और H1 के क्रॉसपॉन्डिंग जाते हैं तब आपको ए रेडिकल मिलेगा, नहीं होमोलिटिक ब्रेकेज। कैसा ब्रेकेज करना है? होमोलिटिक। और H2 को अगर होमोलिटिकली ब्रेक कीजिएगा ए मिलेगा। अब तब क्वेश्चन है इसमें और इसमें किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, या होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा? ये मोर स्टेबल, ऐसा ही तो कार्बोकैटायन में पढ़ाए थे, राइट। तो ये मोर स्टेबल है तो इसका बनने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, राइट। ये मोर स्टेबल है तो इसका एक्टिवेशन कम रहेगा ना, इंटरमीडिएट है, राइट। भाई बॉटम लाइन सेम है, बॉटम लाइन तो दोनों के लिए यही ले रहे हैं, इस सेम कंपाउंड सेम सबस्ट्रेट। और इंटरमीडिएट कहाँ रहता है? ऊपर में ना। खुद कंपेयर करके देखिए कौन सा इंटरमीडिएट बनाने में ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो सर ये लेस स्टेबल है, इसका नाम अगर ए देते हैं तो ए यहाँ रहेगा, और इसका नाम अगर बी देते हैं तो बी यहाँ रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब बताइए, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्री रेडिकल में क्या रिलेशन? इन्वर्सली। तो डिटो ऐसा ही बात तो किया गया था, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। करेक्ट ना?
तो क्या इस एग्जाम्पल से लिखा जाए, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? हो गया? यस सर। इसका मतलब इस बॉन्ड का नाम अगर कुछ दिया जाए, ए देते हैं, इस बॉन्ड का नाम बी, तो क्या बोल सकते हैं ए ग्रेटर देन बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, यस सर। या एच बी डी होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। करेक्ट? यस सर। इसको हटाया जाए। यस सर। चलिए, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एक कितना डिग्री हाइड्रोजन? 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और 3 डिग्री, राइट? यस सर। सबसे बिग बॉन्ड किसका रहेगा? 3 डिग्री का, राइट? यस सर। और सबसे स्ट्रॉन्ग किसका रहेगा? 1 डिग्री का। तो नहीं लगता कि यहाँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आप जनरली बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हुए बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप ऐसे देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, बट यहाँ पे क्या साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल आपको हेल्प करेगा? नो सर। नहीं करेगा, राइट? इसका अब फिर भी पूछेंगे कि यहाँ का बॉन्ड लेंथ है, यहाँ का बॉन्ड लेंथ स्लाइटली आगे पीछे थोड़ा, तो भाई इसका स्ट्रेंथ कम है तो थोड़ा सा इसमें इलोंगेशन ज़्यादा रहा होगा, राइट? और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा था, इसमें इलोंगेशन कम रहा होगा। करेक्ट ना? यस सर। बट यहाँ पे जनरली इसमें क्वेश्चन आएगा होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, राइट? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑर्डर ऑफ एच बी डी। माइंड में क्या चल रहा है? दे रहे हैं ऑर्डर होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, और सोच क्या रहे हैं? ए लेस देन बी लेस देन सी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, राइट? क्या मुझे स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल का बनाना पड़ेगा या दिमाग में कैलकुलेट कर लिए? इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा, इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो 8 हाइपर कंजुगेबल से स्टेबलाइज होगा, इज राइट? यस सर। इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कितना से स्टेबलाइज होगा? 4 से 4। यहाँ का 3, अरे यहाँ का 1, इसको भी तोड़ दीजिएगा क्या? दोनों को एक साथ है। नहीं सर। यहाँ का फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय 4 हाइपर, यहाँ का फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय 2 हाइपर, राइट? यस सर। यहाँ का और यहाँ का एच बी टी, ऊपर वाले का ज़्यादा इसलिए यहाँ तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल है सर, लेकिन वो वहाँ पे वो नहीं हो सकती। सर, यहाँ पे बनेगा ही नहीं, राइट? ब्रेक रूल से। कौन सा रूल? ब्रेक रूल। वेरी गुड, तो आप लोग को याद है नहीं? यहाँ तो मिशन इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच में डिफरेंस है, राइट? तो इसका बनने का बहुत ज़्यादा चांस विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, राइट? इसका बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा जिसका हेडिंग रहेगा
एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट स्टूडेंट। और न्यू प्रोजेक्ट में, लेकिन आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, बट जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ वो नया असाइनमेंट सबमिशन का पार्ट रहेगा, करेक्ट ना। ये है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में बहुत सारा चैप्टर एक साथ है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, क्या हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आप लोग सबमिट कर दिए थे? तो जल्दी बोलिएगा, कहाँ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट तो सबमिट कर दिए हैं। देखिए इसमें 4 चैप्टर है स्टूडेंट। एक चैप्टर का नाम है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, दूसरा चैप्टर का नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, राइट। तीसरा चैप्टर का नाम है एसिड बेस, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फोर्थ चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इज इट करेक्ट? और इन सारे चैप्टर को एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। कंटेंट में जाएगा तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इन चारों चैप्टर को मिलाकर आए कि इसमें एक नॉमेनक्लेचर भी ऐड कर लीजिए। इसमें नॉमेनक्लेचर नहीं दिया हुआ है, करेक्ट। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और एक चैप्टर नॉमेनक्लेचर, इन सबको मिलाकर आईआईटी क्वेश्चन बैंक में सिर्फ एक चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तब एक ही चैप्टर में आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ठीक है। इतना बनाकर जब जीओसी बनाइएगा तो जितना 40 ईयर्स में जीओसी पूछा हुआ है ना, वो 2 घंटा 3 घंटा में बना के निकल जाइएगा। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस क्लास। और जितना 40 साल में क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो एक दिन में बन जाएगा पूरा चैप्टर। एक दिन तो मैं बहुत बोल दिया, ओनली 4 आवर या 5 आवर। तो उसके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 55% सिलेबस इज जीओसी अप टू रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। अब इसको तो आप चैप्टर कैसे काउंट करोगे कि सर अभी तो चैप्टर पता ही नहीं चल रहा है कि चैप्टर जा कहाँ रहा है। समझ रहे हैं ना सब लोग? ये सब लोग के लिए था कि सर सिलेबस कहाँ जा रहा है। थर्ड चैप्टर में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट वाले चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक हम लोग बना लिए थे, जरा बताइए आप लोग मुझे। वन 180 तक। वन 180 तक हो गया था। 188 तक मोस्ट लाइकली रहना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। यस, 188 तक होना चाहिए। चलिए फिर भी अगर 180 कहाँ तक है भाई, जरा देखो। 188 तक इसको क्या सबमिट कर चुके हैं सब लोग? बनाए हैं? नहीं बना, और नहीं बना होगा उसको सर्किल तो किए ही होंगे। और सर्किल करने के बाद उसमें तो ये भी तो ऐसे एरो देके लिखते होंगे कि इसमें मेरा क्या डाउट क्या है, या सिर्फ सर्किल। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 से लेकर 189 से लेकर 323 कहाँ से कहाँ तक? 189 से लेकर 323 तक। उसके बाद जो आया है वो कार्बिन शुरू हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, ये मैं मेंशन कर दूंगा। हेडिंग मैं बनाऊंगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, चैप्टर का नाम रहेगा ऑर्गेनिक डिकेशन में चैप्टर थर्ड ही है ना, और उसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा 189 से 323। तो ओके स्टूडेंट, न्यू चैप्टर एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट क्लास में। रिएक्शन इंटरमीडिएट ख़त्म नहीं हुआ है, 2 और बचा हुआ है, बट आप पेज आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। हम लोग कार्बिन 19 वहाँ पर वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, वहाँ पे ही पढ़ेंगे, ठीक है।
आज के लिए इतना ही।